के ऊपर ये मेंशन्ड है कि हम जब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो एप्लीकेशन किस जगह पे टर्मिनेट होती है, यूज़र की रिक्वेस्ट वेब पे टर्मिनेट होगी, वेब उसको एप्लीकेशन तक भेजेगा और एप्लीकेशन के बाद वो डेटाबेसेस और डिफरेंट टियर्स के ऊपर जाती हैं। सो दिस इज़ व्हाट आप इसको यहाँ पे देख सकते हो कि ये लेयर्स किस तरह से काम कर रही है, ये लेयर्स आपके पास इस तरह काम कर रही हैं कि ये आपके पास वेब सर्वर्स होते हैं, ये एप्लीकेशन सर्वर्स हैं और ये डेटाबेसेस सर्वर्स हैं। इन्होंने आपस में जब एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होगा, तो ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के ज़रिए ये आप लोगों ने यकीनन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अच्छे से, उसके ज़रिए ये एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है कि सर्वर क्लस्टर मॉडल, अगला मॉडल में जो आपको चीज़ें नज़र आएँगी या समझ आएगा, वो आप मुझे बता सकते हो कि सर्वर क्लस्टर मॉडल यूजुअली यूज़र्स के लिए नहीं है या क्लाइंट के लिए नहीं है। हम उनको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। वो यूज़ कहाँ पे होते हैं? वो मेटलर्जी डिपार्टमेंट में, वेदर सिमुलेशन के लिए, सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट में, सेस्मिक एनालिसिस के लिए, मिलिट्री रिसर्च, वेपन और वॉरफेयर के लिए, फाइनेंशियल ट्रेंडिंग के एनालिसिस के लिए, फ़िल्मों की एनिमेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोटिव डिज़ाइन मॉडलिंग एरोडायनामिक्स के लिए और सर्च इंजन जहाँ पे काम कर रहे होते हैं उसमें। इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रखी जाती है, लोड बैलेंसिंग इसमें लाज़मी होती है कि एक सर्वर पे अगर आपके 4 सर्वर्स काम कर रहे हैं किसी डाटा सेंटर के अंदर, तो उसमें आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, कौन-सी रिक्वेस्ट कहाँ पे टर्मिनेट करनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ ये काम कौन करता है, ये लोड बैलेंसर्स करते हैं। All clusters have the common goal of combining multiple CPUs to appear as a unified high performance system. अब 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी CPUs हैं उनको कंबाइन करके आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसको समझने के लिए हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें कहाँ पे लैंड करना है या कहाँ पे डिसाइड करना है। लेटेंसी रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? क्या आप उसको अलाउ कर सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट आपने भेजी है उसको लेटेंसी टॉलरेट कर सकती है? फिर आपने देखना है कि बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपके पास नॉर्मली एचपीसी 1 यानी आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग 1 जो है कहाँ पे ज़्यादातर काम कर रहा है, जबकि जब बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, तो वो पैरेलल मैसेज पासिंग के लिए। फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड जहाँ पे आपने आईओ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो आपके पास एचपीसी 2 लेवल के ऊपर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं। डेटाबेसेस आपके क्लस्टर्स कहाँ पे काम कर रहे हैं, ये मिडल में कहीं पे काम कर रहे हैं कि आपकी बैंडविड्थ और आपकी लेटेंसी दोनों एक साइड काम कर रही हूँ। एप्लीकेशन क्लस्टर्स आपके इसी के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी लेटेंसी रिक्वायरमेंट जो है वो नॉर्मल चल रही है। फिर आपके पास हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर्स, इनकी लेटेंसी को आप टॉलरेट नहीं कर सकते, इनकी लेटेंसी आपके पास काम कर रही है। फिर आपके पास लोड बैलेंसिंग क्लस्टर्स हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर लेटेंसी आपके पास ज़्यादा हो भी जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड स्ट्रेच क्लस्टरिंग आपके पास यहाँ पे काम कर रही है। एचपीसी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स के बारे में बात हो रही है। तो डिफरेंट कंप्यूटर्स को जब आप कंबाइन करते हो या सीपीयूज़ को कंबाइन करते हो, उनको कंबाइन करने का मकसद आपके पास उसमें डिफरेंट टाइप की या डिफरेंट तरह की असेसमेंट करना है या उनको आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखते हो कि ये किस तरह से काम कर सकते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है इन एक्चुअल। फिर आप आते हो तो आपको लॉजिकल व्यू ऑफ अ क्लस्टर देखने को मिलता है। लॉजिकल व्यू में आप क्या देख रहे हो कि आपकी मास्टर नोड्स जो एक्चुअली आपकी हेड नोड्स कहलाती हैं। आपके फ्रंट एंड जहाँ पे आपकी यूज़र ऐप रिक्वेस्ट जो है वो टर्मिनेट होती है। फिर आपके पास बैक एंड और फैब्रिक हाई स्पीड फैब्रिक प्रोवाइड करते हैं। ये बैक एंड आपकी मास्टर नोड और कंप्यूट नोड की आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूट नोड और फिर आपके पास स्टोरेज पाथ आ जाते हैं। फ्रंट एंड में आप क्या करते हो, यूजर्स की जो एक्सटर्नल आपकी रिक्वेस्ट आती हैं वो फ्रंट एंड क्लस्टर्स के पास आती हैं। मास्टर नोड आपको क्या प्रोवाइड करता है, मैनेज करता है, ये जो जितनी भी कंप्यूट नोड लगी होंगी ना उनको मैनेज करेगा। और बैक एंड फैब्रिक आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको प्राइमरी मीडियम फॉर मास्टर नोड टू कंप्यूट नोड, मास्टर नोड ने कंप्यूट नोड तक कैसे जाना है, ये आपको बैक एंड फैब्रिक प्रोवाइड करेगा। फिर स्ट्रेंथ स्टोरेज पाथ आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है कि फाइबर चैनल्स के ज़रिए या इंटरफेसेस के ज़रिए आपके डाटा सेंटर्स तक जाना है तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। एंड कनेक्टेड फाइल सिस्टम्स आपको मिल जाएंगे। ये आपको समझाने के लिए एक डायग्राम लगाई गई है जिसमें आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये फ्रंट एंड क्लस्टर्स हैं जो पब्लिक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। आपने, मैंने या किसी दूसरे क्लाइंट ने अगर डाटा सेंटर को एक्सेस करना है तो वो फ्रंट एंड के ऊपर जाएगा। रिक्वेस्ट यहाँ पे हैंडल हो जाएगी, तो आपके मास्टर नोड
क्या देखेंगे कि आपके कंप्यूट नोड को हैंडल किसने करना है, कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजनी है, कौन से कंप्यूट नोड पे किस किस्म का डाटा पड़ा हुआ है, वो आपकी ज़िम्मेदारी किसके पास आ जाती है, मास्टर नोड के पास आ जाती है। और फिर आपका स्टोरेज पाथ जो एक्चुअल आपकी स्टोरेज है या फाइल सिस्टम्स हैं या नेटवर्क एक्सेस सिस्टम्स हैं, उन तक आपको जो चीज़ें कम्युनिकेशन पाथ प्रोवाइड किए जाएँगे, वो आपको स्टोरेज पाथ के ज़रिए मिल रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट अ लॉजिकल व्यू ऑफ योर सर्वर क्लस्टर मॉडल इज़ वर्किंग। आपने अगर डिज़ाइन करना है सर्वर क्लस्टर मॉडल को, तो उसमें आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। आप देखते हो कि सर्वर क्लस्टर डिज़ाइन वेरी सिग्निफिकेंटली अमंग अदर्स डाटा सेंटर आइटम्स इन कॉमन पाथ। कमोडिटी ऑफ शेल्फ, आपने ऑफ शेल्फ कितने सिस्टम्स को रखना है। फिर आप देखते हो कि गीगाबिट ईथरनेट कार्ड्स कितने यूज़ करने हैं, लो लेटेंसी हार्डवेयर कौन-सा यूज़ करना है, नॉन ब्लॉकिंग और लो ओवर सब्सक्राइबर फैब्रिक्स में का क्या काम कर रहे हो, मश मेश किसका बना सकते हो और जंबो फ्रंट एंड सपोर्ट्स किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट इट इज़ गिवन हियर, ठीक है? इनमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं। नेक्स्ट आप आते हो तो नेक्स्ट में आपको जो चीज़ देखने को मिल रही है कि डाटा सेंटर के डिज़ाइन डिसीजंस कौन-कौन से होंगे और इनको कैसे इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो डाटा सेंटर में आपने देखना है कि अगर 4 सर्वर्स आपने अटैच करके अपना एक डाटा सेंटर डिज़ाइन किया है और कल को इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है, तो आपके पास इतनी जगह भी होनी चाहिए, इतने पोर्ट भी होने चाहिए, इतने कनेक्शंस भी होने चाहिए कि आप मज़ीद सर्वर्स अटैच कर सको। उसके अलावा आपके पास है कि अगर ये 4 सर्वर्स में से 2 कम भी करना चाहो, तो वो भी आप काम कर सकते हो। दिस इज़ हाउ व्हाट स्केलेबिलिटी इज़ सेइंग। नेक्स्ट आपके पास जो आती है चीज़, आपका डिज़ाइन जो बनेगा वो है सर्वर क्लस्टरिंग। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, आपने कौन से नेटवर्क कार्ड को किस सर्वर्स के साथ कनेक्ट करवाना है, दिस इज़ व्हाट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। परवेसिव 10 गीगाबिट ईथरनेट, यानी आपने अपने अ, जो कंप्यूटिंग के साथ अपने गीगाबिट ईथरनेट जो ईथरनेट की केबल्स लगानी है, वो इतना लोड कि आपको 10 गीगाबिट्स एक वक्त में ट्रैवल करवा सकें या 1 सेकंड में ट्रैवल करवा सकें। सर्वर्स की कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक रैक पे ऊपर आपने कौन से स्विचेस रखने हैं और कौन सा सर्वर्स को आपने एकोमोडेट करना है, ब्लेड सर्वर्स कहाँ पे एड्रेस करने हैं और इम्पोर्टेंट ऑफ टीम प्लानिंग। टीम प्लानिंग आपके पास क्यों मैटर करती है? हो सकता है ये डाटा सेंटर का पार्ट है, ये आपके पास वेब का पार्ट है, ये आपके पास डेटाबेस का पार्ट है और ये आपके पास एप्लीकेशन पार्ट है। यहाँ पे अब आपके पास इधर डिफरेंट लोग होंगे, यहाँ पे डिफरेंट लोग काम कर रहे होंगे और यहाँ पे डिफरेंट लोग काम कर रहे होंगे। जब ये सब मिलके जब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग इनकी आपस में नहीं है या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट प्रॉपर्ली नहीं कर सकते कि डेटाबेस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपका वेब सर्वर डिज़ाइन करने वाला पर्सन जो है वो नहीं जानता, तो वो कभी भी एक बेहतर टीम के तौर पे काम नहीं कर सकते। सो दिस इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट इन द प्लानिंग एंड द डिज़ाइन ऑफ एनी डाटा सेंटर। नेक्स्ट आते हैं तो आपके पास डिज़ाइन डिसीजंस में आपको ये चीज़ें बताई गई हैं कि डाटा सेंटर के कोर डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको 10 गीगाबिट ईथरनेट की भी ज़रूरत है, लेयर 2 डोमेन साइजिंग की भी ज़रूरत है, सर्विसेज के मॉड्यूल भी डिज़ाइन करने हैं, मिक्स ऑफ लेयर 2 मॉड्यूल भी करना है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और हाई एंड क्लस्टर्स की भी आपको ज़रूरत पड़ रही है। देन देन कम्स ला डिप्लॉयमेंट सर्वर्स आपके पास कौन से चाहिए, लार्ज एग्रीगेशन लेयर चाहिए, मिक्स सर्विसेज ऑफ मॉड्यूल अप्लायंसेस चाहिए, ऑपरेशनल और प्रोसेसेस की सिंप्लीफिकेशन चाहिए, सपोर्ट ऑफ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन चाहिए। तो आप क्या देखते हो कि आपके पास एग्रीगेशन लेयर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आने वाली रिक्वेस्ट को आप प्रॉपर्ली अकोमोडेट कर सको विद द पर्सपेक्टिव कि आपके मास्टर नोड आपकी जो नोड्स आपकी अटैच्ड हैं किसी भी कंप्यूट नोड जो हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। फिर आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स, आपके पास कंपैटिबिलिटी मॉड्यूल्स की लाजमी है। आप ये नहीं कर सकते कि एक मॉड्यूल आपका 10 गीगाबिट ईथरनेट के ऊपर काम कर रहा है, दूसरा 2 गीगाबिट ईथरनेट के ऊपर काम कर रहा है, तो इनकी कंपैटिबिलिटी या इनके दरमियान में जो प्रोटोकॉल हैं वो प्रॉपर्ली डिज़ाइन होने चाहिए। देन आपके पास ऑपरेशनल और प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन है, जो आपको देखेगी कि जितने भी प्रोसेसेस आपने डिज़ाइन करने हैं वो इतने सिंपल होने चाहिए, इतने प्रोसेस प्रॉपर होने चाहिए कि उनकी डिज़ाइन में किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आपको महसूस ना हो। सपोर्ट ऑफ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, आपने जितने भी सिस्टम डिज़ाइन किए हैं उसमें आप लोगों ने अगर नेटवर्क को डिज़ाइन किया है, नेटवर्क यानी हम तो बात कर रहे हैं कि हमारे 2 सर्वर्स 4 सर्वर्स जितने भी सर्वर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, तो उनको सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करना है। जब आपकी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी
तो उसमें आपको नेटवर्क की वर्चुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Now, the thing which is coming to you, determine maximum number of servers. आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हैं वो आपने डिसाइड करना है। नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड रखने हैं, पीसीआई पेरिफेरल इंटरनेट कंपोनेंट इंटरकनेक्ट्स आप लोगों ने रखने हैं। एप्लीकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यूजेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फेलियर डोमेन साइजिंग आपने देखनी है कि आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्वर्स पर लेयर हैं वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्वर्स हैं वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सेस लेयर्स हैं वो कितने हो सकते हैं। पोर्ट की डेंसिटी, अब आप लोग देखते हो कि एक स्विच के अंदर अगर आपको 4 या 5 पोर्ट सिर्फ अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब है कि आप 4 नेटवर्क डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट करवा सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो स्विच या सर्वर अटैच किया है अपने किसी भी डाटा सेंटर के अंदर, तो उसकी पोर्ट की डेंसिटी क्या होगी। नेक्स्ट आपके पास है द डाटा सेंटर अनलाइक अदर नेटवर्क एरियाज should be designed to have flexibility in terms of emerging services such as firewalls और जितना आपको एक्सेस ऑफ नेटवर्क मिलती है उन सब के पास आपको एकोमोडेट करने की गुंजाइश यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। फैक्टर्स जो आपके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वी लैंड्स, आप क्या चाहते हो कि आपके स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स अटैच किए जा सकें इसमें। लेयर 2 के लूप एक्सेस प्रोटोकॉल जिसमें काम कर रहे होंगे, कॉमन होगा। लेयर्स नीड्स टू बी कंसीडर्ड। स्पैनिंग ट्री प्रोसेसिंग आपको ज़रूरत है कि इसमें आप इसे अटैच कर सकें। इन रीच एडवर्सिटी इफेक्टेड कन्वर्जेंस, अगर आपको किसी पॉइंट पे कन्वर्जेंस मिल रही है या आपको कम करना पड़ा है तो उसकी भी स्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। गेटवे डिफ़ॉल्ट गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल भी आपके सिस्टम्स को अकोमोडेट कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर वर्चुअल लैन्स को इसमें अकोमोडेट कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल्स उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करने होंगे। देन आपके पास जो चीज़ आती है वो आ जाती है आपके सर्वर क्लस्टर्स। इसमें आपको क्या मिलते हैं सर्वर क्लस्टर्स मॉडल के अंदर, आपको हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर्स चाहिए। जो आपके क्लस्टर्स ऐसा ना हो कि अगर किसी काम में या टास्क में प्रोसेसिंग में बिजी है तो बाकी रिक्वेस्ट को अकोमोडेट ना कर रहे हो। फिर आपके नेटवर्क क्लस्टर्स या नेटवर्क क्लस्टर्स की लोड बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखते हो तो डेटाबेसेस के प्रॉपर क्लस्टर्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। नेटवर्क लोड बैलेंसर क्लस्टर्स यहाँ पे हैं, हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर्स आपके पास काम कर रहे हैं और ये आपको डिफरेंट पैराडाइम के अंदर मिल जाएंगे। देन आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है वो आपकी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स की टीमिंग, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्विफ्ट फॉल्ट टॉलरेंस होने चाहिए, एडॉप्टिव ऑफ लोड बैलेंसिंग होने चाहिए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आपके पास उस तरह के कार्ड्स होने चाहिए कि आपके अगर दो डिवाइसेस को आपने कम्युनिकेट करवाना है तो उन दोनों डिवाइसेस की कंपैटिबिलिटी आपके पास काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी और उनको हर लेयर के ऊपर आपको एडजस्ट भी करना है। परवेसिव 10 गीगाबिट ईथरनेट, चूँकि आप अपने डेटा सेंटर को डिज़ाइन इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास आईपी स्टोरेज बेस्ड एक्सेस भी होनी चाहिए। नेटवर्क बेस्ड सर्वर्स इंक्लूडिंग वर्चुअल मशीन्स की इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। ईथरनेट के चैनल्स को भी अकोमोडेट करना है और बैकअप और रिकवरी टाइम को भी अकोमोडेट करना है। नेटवर्क एक्सेस सिस्टम्स को भी आपने अकोमोडेट करना है। कि आपके पास मल्टीपल एग्रीगेशन मॉड्यूल साथ काम करेंगे तो ही आपका डाटा नेटवर्क जो है वो एक्सेसिबल होगा। सर्वर्स की कंसोलिडेशन आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर पार्ट आपको प्रोवाइड करती हैं कि आपके सर्वर्स जो हैं वो एक फिजिकल सर्वर के ऊपर मल्टीपल आपकी वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर्स और जो आपकी हाइपरवाइजर्स हैं वो प्रॉपर्ली काम कर सकें। उसके बाद आपके पास जो चीज़ आती है वो है टॉप ऑफ रैक स्विचिंग। आप रैक स्विचिंग की बात करते हो तो आप रैक स्विच जो आप देख सकते हो वो आप कुछ इस तरह से देखोगे। रैक स्विच, रैक स्विच आप देख रहे हो यहाँ पे आपको डिफरेंट पिक्चर्स और नज़र आ रही हैं। रैक स्विच आपके पास इंपॉर्टेंट इस तरह से हैं कि इन स्विचेस के ऊपर आपने अगर अपना डिज़ाइन किया है, कोई डेटाबेस के अंदर स्विचेस अकोमोडेट किए हैं तो आपकी केबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आपको कितने नेटवर्क किसी स्विच में अकोमोडेट करने ये सब कुछ आपका इसमें प्रॉपर होना चाहिए और ये डिज़ाइन आपको सोच समझ के करना है कि आप अपने डाटा सेंटर को किस तरह से या किस अप्रोच के साथ सोच के बना रहे हो। नेक्स्ट आ जाए जनाब, आपके पास जो अगली चीज़ आती है वो है
ब्लेड सर्वर्स सर्वर्स आपके पास हैं, जिसको आप अकोमोडेट करोगे अपने डाटा सेंटर के अंदर, किस लिए कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन प्रॉपर्ली काम करे। ऐसे सर्वर्स हों जिसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छे से काम कर लें। फिर एक सर्वर को दूसरे सर्वर के साथ इंटरऑपरेबल होना चाहिए। फिर आपके पास स्पैनिंग ट्री की स्केलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। पास थ्रू केबलिंग आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए और टोपोलॉजीज़ मल्टीपल टोपोलॉजीज़ को ये एंटरटेन कर सकते हो। So this is what your blade servers are going to be accommodated in any data center. Importance of team planning बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और फैसिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे अकोमोडेट की गई हैं वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ टीम्स एक दूसरे के ये नॉलेजेबल इतनी हो या उनका नॉलेज या उनकी टीम का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि एक दूसरे के जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको अकोमोडेट कर सकें। बताने का मकसद आप लोगों को ये सारी चीज़ें दो कि मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करती कि आप लोगों को डाटा सेंटर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली डिज़ाइन करने आ जाएँगे या डाटा सेंटर आप लोगों को सिर्फ़ इतना पता चल जाए वर्बली कि ये डाटा सेंटर जो डिज़ाइन किए जा रहे हैं, इनको अकोमोडेट करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है या एटलीस्ट आपके पास इतना नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि एक डाटा सेंटर डिज़ाइन करते हुए या डाटा सेंटर के अंदर किस किस्म के लोग या टीम्स या टेक्नोलॉजीज़ काम कर रही हैं। इस इन स्लाइड्स के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर है। एक बार ओवरव्यू ले लें तो इसको आप लोगों के हक में बेहतर होगा। नेटवर्किंग से रिलेवेंट चीज़ें इसमें ज़्यादा गिवन हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाके सोचने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें। आप लोग सिर्फ़ इतना समझ लें कि डाटा सेंटर को डिज़ाइन करने के लिए कौन-कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं, तो दैट विल बी मोर देन इनफ। सो ये आप लोगों का यहाँ पे एंड हो रहा है।